नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्जाम पर। साथियों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसी, एमपी पीसी के कोई भी ऑल स्टेट पीसी ले लो, हम पेपर 1 के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम स्रोत जान लेते हैं। ये टॉपिक हमारा प्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में किया था। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। अर्थशास्त्र में 15 अधिग्रहण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक हैं। इंडिका, यह मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई है। यूनानी लेखकों स्ट्रैबो, एरियन, प्लूटार्क तथा प्लिनी ने इंडिका के महत्वपूर्ण अंशों के आधार पर ग्रंथ लिखे। इंडिका के इन महत्वपूर्ण अंशों को जो हर जगह से एकत्रित कर श्रावणबेक ने नई इंडिका का संकलन किया था। अभिलेखीय स्रोत, अशोक के अभिलेख तथा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका कार्यकाल 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का सबसे पहला शासक तथा इसके संस्थापक था। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य वंश के क्षत्रियों के सरदार थे। मुद्रा, राक्षस, कथा, फरीद खागर जैसे ब्राह्मण ग्रंथ मौर्यों को शूद्र मानते हैं। पुराण नंदों को शूद्र मानते हैं तथा चंद्रगुप्त को नंद की पत्नी मूरा से उत्पन्न मानते हैं। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ भी मौर्य को निम्न शूद्र मानते हैं और पुराण भी नंद वंश को शूद्र मानते हैं। और ऐसा मानना है पुराणों में कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं और जो नंद वंश की पत्नी थी, नंद की पत्नी थी मूरा, ये उनकी संतान थे, ऐसा पुराणों में माना गया है। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल से उत्पन्न बताया है। स्पूनर ने चंद्रगुप्त को पारसी माना है। रोमिला थापर ने मौर्यों को वैश्य बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि 322 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। 28 फरवरी 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम उपरोक्त नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। साम्राज्य विस्तार। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परमन के अनुसार कौटिल्य ने भूगर्भ से प्राप्त धन से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक सेना का निर्माण किया। चंद्रगुप्त तथा कौटिल्य ने सर्वप्रथम 322 ईस्वी पूर्व में पंजाब पर आक्रमण कर वहां के यूनानी गवर्नर फिलिप की हत्या कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा ये कौटिल्य, जिनको चाणक्य कहते हैं, इन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में पंजाब में आक्रमण करके वहाँ का जो गवर्नर फिलिप था उसकी हत्या कर दिए थे। पंजाब विजय चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय थी। पंजाब के बाद चंद्रगुप्त मौर्य तथा कौटिल्य ने पुनः 321 ईस्वी पूर्व में मगध पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण करके उसको कब जीता था? तो 321 ईस्वी पूर्व में। मगध पर इस समय अंतिम नंद शासक घनानंद, यहाँ पर तो धनानंद लिखा है, तो घनानंद का शासन था। 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति, सीरिया के शासक सेल्यूकस ने सिकंदर द्वारा पूर्व में विजित भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के मध्य सिंधु नदी के किनारे युद्ध हुआ। युद्ध में सेल्यूकस बुरी तरह पराजित हुआ तथा उसे चंद्रगुप्त मौर्य से एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। संधि की निम्न शर्तें थी। सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया भी कहते थे सेल्यूकस की पुत्री को, और हेलेना भी नाम था, इनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सेल्यूकस ने अपने 4 राज्य परोपनी नदी, परोपनिषदी यानी कि काबुल, आर्कोफिया यानी कि कंधार, एरिया यानी कि हेरात तथा जेड्रोफिया यानी कि बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित हुए तथा एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो था, ये यूनानी राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मैसूर में श्रवणबेल गोला में चंद्रगिरी पर्वत पर हुई थी। इसके भी दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की जानकारी होती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में खुदरखन झील का निर्माण करवाया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही उल्लेख है कि अशोक के गवर्नर तुफाफ ने खुदरखन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। यानी कि जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन का है, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक के गवर्नर तुफाफ थे, इन्होंने खुदरखन झील का पुनर्निर्माण करवाया था।
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों का नाम एक साथ मिलता है। जैन आचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रभावित होकर जैन धर्म को स्वीकार किए? भद्रबाहु से प्रभावित हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार का कार्यकाल 298 से 273 ईस्वी पूर्व है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा सम्राट अशोक के पिता थे। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा है। इसका संस्कृत में अर्थ अमित्रघात होता है, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त में बिंदुसार का नाम बिंदुसार मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला में बिंदुसार के समय 2 विद्रोह हुए थे। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। यूनानी लेखक एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने पत्र व्यवहार के माध्यम से एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मांगी थी। ये बात कौन कह रहा है? एथेनियस कह रहा है कि बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मांगी थी। ये वस्तुएं हैं अंगूर की मदिरा, अंजीर तथा यूनानी दार्शनिक। एंटियोकस प्रथम ने 2 वस्तुएं अंगूर और मदिरा तथा अंजीर भिजवा दिए। अंगूर मदिरा यानी कि अंगूर की मदिरा और अंजीर भिजवा दिए, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने अपना राजदूत डायनीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अशोक का कार्यकाल 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक है। बिंदुसार की 16 रानियों में से एक पुत्र हुए जिनमें अशोक सर्वाधिक तेजवान था। अशोक का एक ही सगा भाई था जिसका नाम विगताशोक था। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त किया था। अशोक का सिंहासन आरोहण 273 ईस्वी पूर्व में हो चुका था, जबकि राज्याभिषेक 4 वर्ष पश्चात 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। अशोक कावदान माला में अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की कई पत्नियों के नाम का उल्लेख मिलता है, जैसे अकंघमित्रा, महादेवी, पद्मावती और तक्षशिला। अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एक ही रानी कारुआकी का उल्लेख मिलता है। अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में एक ही पुत्र तीवर का उल्लेख है। देव नाम प्रियदर्शी अशोक का सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि थी। ये जो देव नाम प्रियदर्शी है, ये अशोक की सबसे अधिक लोकप्रिय उपाधि थी। अशोक का नाम अशोक उसके 4 अभिलेखों में मिलता है। पहला अभिलेख है गुर्जर का अभिलेख है, मध्य प्रदेश में है। दूसरा मास्की का अभिलेख है, कर्नाटक में है। तीसरा नेत्तूर अभिलेख कर्नाटक में है। चौथा उडेगोलन अभिलेख, ये भी कर्नाटक में है। सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में मास्की लघु शिलालेख में अशोक नाम पढ़ा गया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय किया था। अशोक के कलिंग विजय की जानकारी उसके 13वें अभिलेख दीर्घ शिलालेख से होती है। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। हेनफांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, यानी कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो हेनफांग कहता है कि इसको अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्रिण उपसमिति की नियुक्ति की गई थी। उसमें प्रधानमंत्री, सेनापति, युवराज तथा मुख्य समाहर्ता आदि होते थे। यूनानी इतिहासकारों ने अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कहा। प्रमुख अध्यक्ष थे सबसे पहले फुल का अध्यक्ष, यानी कि जो यूनानी इतिहासकार थे अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कहते थे। सबसे पहले फुल का अध्यक्ष है। व्यापार के प्राप्त कर, टैक्स या चुंगी एकत्रित करना इनका काम होता था। पौतवा अध्यक्ष का काम होता था माप तौल के मान को नियंत्रित करना। उसके बाद है सूत्राध्यक्ष, ये वस्त्रोद्योग मंत्री होते थे। फूनाध्यक्ष, ये बूचड़ खाने या चर्म उद्योग के अध्यक्ष होते थे। लक्षणा अध्यक्ष, ये टकसाल के अध्यक्ष होते थे। अश्वाध्यक्ष, ये घोड़ों की देखभाल करने वाले होते थे। हस्त्याध्यक्ष, ये हाथियों की देखभाल करने वाले होते थे। अकाराध्यक्ष, ये खान मंत्री होते थे। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था।
यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही और 9,000 गज सेना और 8,000 रथ शामिल थे। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग एक विभाग था, जिसमें इस विभाग में 30 सदस्य थे। कौटिल्य के अनुसार राजा को सभी वर्गों के लोगों को सेना में नियुक्त करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए। सबसे पहला प्रकाश युद्ध, दूसरा कोट युद्ध, तीसरा तूफड़ी युद्ध। तो प्रकाश युद्ध जो आमने सामने होकर लड़ते थे, कोट युद्ध था जो चालाकी तथा छलबाजी से युद्ध करते थे, तूफड़ी युद्ध था अप्रत्यक्ष युद्ध या शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़वा देना था। गुप्त व्यवस्था। मौर्य काल में जनतांत्रिक परिषदों का अभाव के कारण जनता के मनोभावों, विचारों, इच्छाओं, राजा के विरोधियों, विद्रोहियों, अधिकारियों आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है। संस्था उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी का कार्य करते थे। संचरा उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो राज्य में भ्रमण करते हुए गुप्तचरी का कार्य करते थे। विदेशों में नियुक्त गुप्तचरों को उभय वेतन कहा जाता था। न्याय व्यवस्था। मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा न्यायालय राजा का केंद्रीय न्यायालय होता था। ग्राम न्यायालय में ग्राम विरुद्ध परिषद की सहायता से न्याय करता था, यानी कि ग्राम न्यायालय में ग्रामिक था, न्याय ये करता था लेकिन ग्राम विरुद्ध परिषद की सहायता से करता था, यानी कि कैबिनेट होती थी इसकी। फौजदारी न्यायालय में को कंटक शोधन कहा जाता था। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहा जाता था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष तक 25,000 विरुद्ध कैदियों को रिहा किया था, यानी कि फौजदारी जो न्यायालय था उसको कंटक शोधन और जो दीवानी न्यायालय था उसको धर्मस्थ कहा जाता था। राज व्यवस्था। मौर्य काल में वित्तीय या राजस्व वर्ष आषाढ़ से जेठ तक होता था। भाग। स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों के लिए जाने वाले भूमि कर को भाग कहते थे। अशोक ने लुम्बिनी का भाग घटाकर 1/8 कर दिया था। बिक्री कर। हिरण्य कर था जो कि नगद कर था। उदक भाग ये सिंचाई कर था। नगर प्रशासन। मौर्यकालीन नगर प्रशासन की सर्वोत्कृष्ट जानकारी इंडिका से मिलती है। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के संबंध में पोलीब्रोथा यानी कि पाटलिपुत्र का विवरण दिया था। मेगास्थनीज के अनुसार पोलीब्रोथा या पाटलिपुत्र को ही पोलीब्रोथा कहा जाता था में नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यीय एक सभा थी, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थीं। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई होता था। अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ थीं। मौर्य काल में साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य अपनी पूर्णता के समय 5 चक्रों में विभक्त था। प्रत्येक चक्र में सम्राट द्वारा एक प्रांतपति की नियुक्ति की जाती थी, जिसे कुमार कहा जाता था। अशोक के शिलालेख के बारे में जानेंगे। अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम टिफेंथर नामक एक पादरी ने 1750 ईस्वी में की थी। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो टिफेंथैलर नाम के एक पादरी थे। इन्होंने 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1835 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। इन्होंने दिल्ली के टोकरा अभिलेख को पढ़ा था। जो दिल्ली में टोकरा अभिलेख था, इन्होंने ये पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा प्राकृत थी। अशोक के अभिलेखों में कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ। पहली थी ब्राह्मी लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि, तीसरी आरमाइक लिपि और चौथी यूनानी लिपि। अशोक के अभिलेखों के वर्गीकरण है। सबसे पहले दीर्घ शिलालेख है, फिर लघु शिलालेख है, फिर दीर्घ स्तंभ लेख है, फिर लघु स्तंभ लेख है, फिर अन्य लेख हैं। सबसे पहले हम दीर्घ शिलालेख के बारे में जानेंगे। दीर्घ शिलालेख प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए लंबे लेख हैं। इनमें प्रशासन एवं धर्म से संबंधित लेख हैं। इनमें यानी कि दीर्घ शिलालेख में कुल 14 बातें या लेख हैं, इसीलिए इन्हें चतुर्दश लेख कहा जाता है। ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दीर्घ शिलालेख में ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। लघु शिलालेख भी प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए छोटे लेख हैं। इनमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। इसमें 20 के अधिक स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
इनमें ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे गए हैं। लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख ये पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए लेख सबसे लंबे लेख हैं। इनमें अशोक के प्रशासन एवं धर्म से संबंधित बातें हैं। इनमें अधिकतर 7 बातें हैं। 7वां लेख केवल दिल्ली के टोपरा स्तंभ में है। ये कुल 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है हमारा लघु स्तंभ लेख। ये पत्थर के स्तंभों पर लिखे गए छोटे लेख हैं। इनमें अशोक के प्रशासनिक निर्देश हैं। ये कुल 5 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अन्य गुहा लेख बराबर की पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई, इसी में लेख लिखवाए। द्विभाषिक लेख सर एक यूना से प्राप्त हुआ है। इसमें यूनानी एवं आरमाइक लिपि का उल्लेख मिलता है। धौली एवं जौगढ़ से प्राप्त दीर्घ शिलालेख में नंबर जो धौली एवं जौगढ़ के दीर्घ शिलालेख मिले थे, इसमें लेख नंबर 11, 12 एवं 13 नहीं मिलते हैं। यहाँ के 2 पृथक लेख मिलते हैं। पाकिस्तान से प्राप्त दीर्घ शिलालेखों की लिपि खरोष्टी है। भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किए जाने का उल्लेख है। यानी कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भाब्रू लघु अभिलेख में मिलता है। भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। अर्रागुड़ी से दीर्घ एवं लघु दोनों प्रकार के शिलालेख मिले हैं। द्वितीय दीर्घ शिलालेख में अशोक द्वारा अपने साम्राज्य एवं पड़ोसी राज्यों में मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा का प्रबंधन कराए जाने का उल्लेख है। रुम्मिनदेई स्तंभ लेख में अशोक द्वारा बलि नामक कर समाप्त करने एवं भूमि कर घटाकर 1/8 करने का उल्लेख है। तो यानी कि अशोक ने जो भूमि कर को घटाकर 1/8 किया था, इसकी जानकारी हमें रुम्मिनदेई स्तंभ लेख में मिलती है। इलाहाबाद कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान के समान हैं। 5वें दीर्घ शिलालेख में अशोक द्वारा अपने अभिषेक के 13वें वर्ष एवं धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का उल्लेख है। 13वें शिलालेख के कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इसी तरीके के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।